डील हो सकते हैं और कोडोमिनेंस हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी भी उस चीज़ का आंसर नहीं मिला कि इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या है। जैसे कुछ बुक में आप देखोगे ना, तो ये चीज़ पूछा जाता है कि फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। मेंडेलियन जो फैक्टर है, अगर वो पार्टिकुलेट नेचर का है जैसा कि आपको बताया गया, तो वो फिजिकली कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो उस समय तक जैसा आपको बताया था मैंने, सेल थ्योरी इतना डेवलप नहीं थी। लेकिन जो दूसरा टाइम पीरियड है 1900 से लेके 1950 तक, इसके बीच में दो टाइम आती हैं। एक बार हमें क्रोमोजोम का पता लगता है, ठीक है, और हमें पता लगता है कि क्रोमोजोम जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये चीज़ कैसे पता लगी? जब हमारे पास सेल थ्योरी आई, जब हमारे पास न्यूक्लियस का और न्यूक्लियर मटेरियल का ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टिगेशन कर पाए, ठीक है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि मेंडल से जो ये चीज़ पूछा जा रहा था कि फिजिकली उनका फैक्टर कहाँ एग्जिस्ट करता है, उसको बता दिया गया कि वो क्रोमोजोम पे एग्जिस्ट करता है। जो हम बार बार दिखाते हैं ना कि ये देखो, ये क्रोमोजोम है, ठीक है, और क्रोमोजोम के ऊपर ये पर्टिकुलर लोकेशन जो है, इसको हम जीन की लोकाई या लोकेशंस बोलते हैं, जीन लोकस बोलते हैं, ठीक है। इससे एक चीज़ का आंसर मिल गया। वो क्या? देखो, ज्यों ये चीज़ हुआ ना, ये काम किया था दो साइंटिस्ट जो आपको मेंशन है, सटन एंड बावेरी ने। इन्होंने ये काम किया था और इस बेसिस पे जो जेनेटिक्स आई, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बदल गया। मेंडेलियन फैक्टर की जगह अब हो गया क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब जो इनहेरिटेंस है उसकी वजह क्रोमोजोम माना गया, यानी क्रोमोजोम वो फिजिकल चीज़ थे। क्रोमोजोम को फिजिकली आइडेंटिफाइड किया जा सकता था, क्योंकि माइक्रोस्कोपी के डेवलपमेंट के बाद हम क्रोमोजोम को देख सकते थे। जैसे ये कोई क्रोमोजोम होता तो इसके अंदर ये एक स्टोरेज डिवाइस की तरह होता और इसके अंदर एक से ज़्यादा जीन को रखा जा सकता था, ठीक है। यहाँ तक हम यही समझते थे। जब ये डिस्कवरी आई तो सबसे पहले यही बताया गया कि मेंडेलियन फैक्टर इस पे है, ठीक है। जब ये इस पे सेट करने की कोशिश की गई तो हमें कुछ चीज़ें मिली। यहाँ एक और साइंटिस्ट हैं, थॉमस हंट मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन ने जेनेटिक्स को बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए हैं। जेनेटिक्स को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एक्सप्लोर किया है। इनके टाइम में जेनेटिक्स और जो है हाइट पे पहुंचा, इसमें नए डायमेंशन जुड़े। खास करके जीन और क्रोमोजोम का इन्होंने रिलेशन इस्टेब्लिश किया। जीन कैसे क्रोमोजोम पे सिचुएटेड है इस बात को बताया, और जीन का क्रोमोजोम पे जो लोकेशन है, इन्होंने ये चीज़ भी बताया थॉमस हंट मॉर्गन ने कि एक क्रोमोजोम पे एक सिंगल जीन नहीं है। पहले ये समझा जाता था ना, जैसे मटर का जो प्लांट था जिस पे मेंडल ने काम किया था, पाइसम सटाइवम, इसमें क्या है कि इसमें एक चांस की बात थी कि इसमें 7 पेयर क्रोमोजोम थे, इसमें 7 पेयर क्रोमोजोम थे, ठीक है। और मेंडल ने 7 पेयर कैरेक्टर भी चूज किया था। तो शुरुआती लोगों ने ये समझा कि एक पेयर क्रोमोजोम पे एक पेयर कैरेक्टर को कैरी करने वाले फैक्टर होते हैं, मतलब इस 7 को इस 7 से एडजस्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि कैरेक्टर के नंबर, फैक्टर के नंबर क्रोमोजोम से कहीं ज़्यादा होते हैं। तो ये थ्योरी निकल के आई कि एक क्रोमोजोम पे
एक से ज़्यादा लोकेशन हो सकती है जीन की, इस पे एक से ज़्यादा जीन हो सकते हैं और मेंडल के कैरेक्टर उससे अलग नहीं थे जो उन्होंने सेलेक्ट किए थे। ठीक है, तो हमारे पास ये निकल के आया था क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें एक बात ये भी समझ में आई कि जब एक से ज़्यादा जीन जब एक ही क्रोमोजोम पे हैं, ये जीन नंबर 1 है, सिर्फ नंबर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। जब एक से ज़्यादा जीन जो है एक ही क्रोमोजोम पे है तो इसको बोला गया लिंक जीन, इन्हें बोला गया लिंक जीन जो आपस में जुड़े हैं, और इस प्रॉपर्टी को बोला गया लिंकेज। और ख़ास बात ये है, ये लिंकेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को नहीं शो कर रहे थे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ये वायलेट कर रहे थे। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट न होना, मेंडल का जो जनरलाइजेशन नंबर 3 था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें जैसे होने का मतलब था रेशियो 9:3:3:1 मिल रहा था, तो ये फिनोटिपिक रेशियो न मिल के दूसरे रेशियो आना शुरू हुआ। इसकी वजह से इन्हें डाउट हुआ कि ये जीन कहीं एक ही उस पे तो नहीं है, तो हमें पता चला कई सारे जीन लिंक होते हैं। तो लिंकेज का इनहेरिटेंस कैसे होता है, ये चीज़ भी निकल के आया। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, इसके आगे फिर बात हुई। आगे डिस्कवरी में हमें ये पता चला 1950 के आसपास कि ये भी डीएनए और हिस्टोन से बना है। ठीक है, जो क्रोमोजोम है उसके आगे हमें पता लगा कि इसमें डीएनए और हिस्टोन है। अब डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल आता है, डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल आता है। जो वाटसन क्रिक मॉडल आता है 1950 में, जिसे इस तरीके से डबल हेलिकल मॉडल बोला जाता है, तो इससे हमें एक चीज़ मिला, जेनेटिक कोड। जो हमें जेनेटिक कोड मिले, ये जेनेटिक कोड ट्रिपलेट थे, इस तरीके से जैसे AUG एक कोड है। अब हमें पता चला कि ये जो जेनेटिक कोड है ये बनाते हैं जीन को। ठीक है, देखिए जब तक क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आई थी ना, तो मॉर्गन ने इतना ही कर पाए थे कि जीन की लोकेशन बता पाए थे क्रोमोजोम पे कैसे है, लेकिन जीन किस चीज़ से बना हुआ है ये आंसर अब भी नहीं हो पाया था। इतना हुआ था कि ये कहाँ है ये पता चल गया, लेकिन ये किस चीज़ से बना है, फिजिकल की जगह केमिकल बेसिस। केमिकल बेसिस इसलिए बोलते हैं कि हमारी पूरी बायोलॉजी केमिकल की बनी है। एक चैप्टर है ना आपका बायोमॉलिक्यूल, तो जाहिर सी बात है जीन भी कहीं कहीं बायोमॉलिक्यूल का बना होना चाहिए था, तो हमें वो बायोमॉलिक्यूल नहीं पता चला। तो बाद में पता चला वो डीएनए है, और डीएनए में भी उसके बेस पेयर हैं, और बेस पेयर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक्चुअल में जीन होता है। ये जो चैप्टर है ये आपका दूसरा चैप्टर है, जिसे तब हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो अभी आपका है ना चैप्टर, उसमें चैप्टर का नेम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे लेटेस्ट हमारे पास यहाँ पे आंसर है कि जीन किस चीज़ का बना है। तो हमें पता लगा जीन एक मॉलिक्यूल का बना है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, और वो एक पॉलीमर है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है, और उसके सेगमेंट जीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन वो स्टोरी भी इतना सिंपल नहीं है। आपका अभी का जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वो दो चीज़ों के आसपास रहेगा। एक तो मेंडल की थ्योरी, और मेंडल के बाद की जो थ्योरी है पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स, यहाँ तक रहेगी। तो मैं इन चीज़ों को आपको थोड़ा कंफर्म करना चाहता था, इसलिए मैंने इसे अलग किया है। अब आगे से पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।